ठीक, कोई नहीं, 2 पार्ट में इसको करना होगा। गलती से मतलब अचानक से स्क्रीन पे आता है और उसे क्लिक, चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से, औद्योगिक विपदा, इसका ये चार्जर भी, ठीक है। देखो फालतू में 2 पार्ट बन गया, तो जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई नहीं। औद्योगिक विपदा, देखो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है, ठीक है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना, यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में, याद रखना इसका था, हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1989 सरकारी सूचना के अनुसार 35,000, ये तो सरकारी सूचना, रियल में तो पता नहीं कितने लाखों लोग मरे होंगे। 1000 लोग जो बच गए थे वो आज भी एक से अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति हो गया, आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, मिथाइल आइसोनाइट गैस निकली थी, ये चीज़ याद रखना। फिर यही एक ऐसी घटना होती है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चौंगसे में गैस को विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए, वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें त्वचा फेंकने गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। जोखिम कम करने के क्या उपाय है? पहले क्या करो, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग के चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। प्रमुख उद्योगों वितरण, ठीक है। प्रगलन क्या होता है? गिलाना होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। अब प्रमुख उद्योगों वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? विश्व प्रमुख उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है, मतलब सेंट्रलाइज है वहाँ पे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर प्रदेश में, ये चीज़ याद रखना। लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहे, कोयला चाहिए। चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहे से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों सम्मिलित है, याद रखना। स्टील का निर्माण, कच्चे माल को जोखा भट्टी में रखा जाता है और जहाँ प्रगलित होता है, इसके बाद ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद जो इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसके मिश्र धातु बनाया जा सकती है और मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे 8 टन कोयला है, उसमें 4 टन अयस्क अगर आप मिला दोगे और 1 टन चूना पत्थर मिला दोगे तो 1 टन इस्पात बनता है। ये चीज़ याद रखना। तो देखो ये इस्पात बनाने की है, जोखा भट्टी में लोहे से इस्पात तक, ठीक है। प्रगलित लोहा है, ठीक है। ये डाला जा रहा, लोहे से जला जा रहा, चूना पत्थर और कोक डाला जा रहा है। जोखा भट्टी में यहाँ पे आग वाग जला जा रहा है, गर्म वायु दिए जा रहा है और यहाँ से धातु मल अपने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगभग सारी वस्तु जिनका हम लोग उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। बहुत रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात के पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल वाहनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे।
बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों, रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लय ऐसे विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब भी ध्यान से देखना, ये सारी स्थिति बता दी। पहले कहाँ थे? 1800 पूर्व सर्वोत्तम अवस्थित थी जहाँ पे वो पाए जाए। फिर 1850 से 1950 थी सर्वोत्तम अवस्थित थी जहाँ पे रेलवे लाइन ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में पोर्ट जहाँ पे है। तो ये मतलब कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ठीक है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है, को लाभ लेते विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र है, जैसे भिलाई हो गया जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो बंगाल में है, भनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो चारों राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखिए जमशेदपुर जो टाटा का जो है, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये इसका क्या है, देखो टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे है, यहाँ पे रेल भी है, नदी भी है, पानी भी चाहिए, जो स्वर्ण रेखा नदी, दलवा पहाड़ी, डीमना झील, सोनारी, जमशेदपुर हवाई पतन भी बनाया गया है यहाँ पे, गोल्फ कोर्स, टाटा अस्पताल, सामान्य साक्षी, सब कुछ बना दिया गया है यहाँ पे, मतलब पूरा एरिया डेवलप हो गया। साक्षी कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। यह स्थान लोहे, अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तो छत्तीसगढ़ से लोहे, अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से प्राप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बहुत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अभी मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, ओरियन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। इन 5 जिलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च प्रवाह पर स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 500 याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, ठीक है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क मिनेसोटा के लोहे खानों से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौपरिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे अयस्क की रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेला और एल्लेघनी नदी से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपरी मोनोगेला और एल्लेघनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजारों में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। सब टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियर से उत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग, अभी आजकल बांग्लादेश इसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है। धागे से कपड़े बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन होता है, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रियोन शामिल है। ये चीज़ याद रखना। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तथा सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों कर्गों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में
और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को और आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल हो गया, मसूलीपट्टनम की छींट हो गई, कालीकट के कैलिको हो गए तथा बुरहानपुर साहब महाराष्ट्र में, सूरत और बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम हो, सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनर के लिए विख्यात थे। ठीक है, ये प्रमुख वस्त्र निर्माण के प्रदेश हैं। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्रों से मिले प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, तो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिटों में करते हैं। ठीक है, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गेलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन और कच्चे माल की उपलब्धता और 10 श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। ठीक है, 1/3 तो अपने एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। याद रखना ये चीज़, यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यहाँ यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा सबसे वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना। अनुकूल अस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, जलवायु, कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि को आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें हैं और रेल मार्ग के जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन इस मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्या है। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होगा तो होगा ही, सब एक सी बात है। ठीक, आगे देखो। ओसाका जापान में है। ओसाका जापान के महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ये जापान का मैनचेस्टर है के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। याडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास के आयात करने और वस्तुओं की निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल और विद्युत उपकरणों, सीमेंट लेते जा रहे हैं। ठीक है, फोर्ट गेलेस्टर ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, देखो पहला वो लगा था ना, यहीं पे तो लगा था। कहाँ आया था? यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। ये रहा, देखो फोर्ट गेलेस्टर। आगे देखो, कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन हो गया, जूट हो गया, एक्रिलिक, ये है प्राकृतिक रेशा। ठीक है, अब आ जाओ, लास्ट चैप्टर बचा है। एक बार इसको अपलोड कर देते वीडियो। अपलोड दोनों टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक बार इसको कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। जब ये बन गया है
ठीक है, लास्ट चैप्टर करते हैं इसका। कहाँ भाग गया? सर हाँ बोलो। सर मैं बोली आप सारे एनसीईआरटी कराओगे ऑल सब्जेक्ट की? पता नहीं, पर तो इतना तो ये है कि ज्योग्राफी तो करवा ही रहा हूँ, ये तो करो। सारी तो क्या है, हिस्ट्री तो करवा ही चुका हूँ। हिस्ट्री में तो जो हाँ जो बचा हुआ है वो करवा सकता हूँ मैं। देखते हैं, पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कंप्लीट करेंगे वो वाला इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी के जो है लक्ष्मीकांत चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है। हाँ सर, इसको भी पढ़ा देना जिससे क्या ना थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो कर लिया है। हाँ वो एक बार देख लेंगे उसमें। ठीक है, पॉलिटी में तो वही करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, फ़ायदा। लक्ष्मीकांत करेंगे। और उधर जो अपना हिस्ट्री का तो देखो 6, 7, 8, 9, 10 में करवा ही दिया था। 11th वाली 12th वाली आर्ट एंड कल्चर हो ही चुकी थी, वो जो बचा भी था ऐसा कोई काम का नहीं था। 12th वाला पार्ट 3 करा दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 बचा तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो तो करवानी ज़रूरी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो देख लेंगे। पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी वो एक बार हो सकता है मैं करवा दूँ, पर पहले लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। उसमें ज़्यादा फ़ायदा लक्ष्मीकांत पढ़ने से, ना कि उससे पढ़ने से नहीं। तो क्या बचा, हो गया पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस साइंस की करवाऊंगा। साइंस की एनसीईआरटी करवाऊंगा। साइंस की एनसीईआरटी 6 to 10 करेंगे। ठीक है, और 11th 12th के जो 12th वाली जो इम्पोर्टेंट हो, कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट हो करेंगे, वो ज़रूरी है। हाँ वही तो, उसी में तो आएगा ना वो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो आधा पार्ट है इसी में आएगी, है ज्योग्राफी में आ जाएगा, और जो बचा कुचा पार्ट रहेगा वो जो बायोलॉजी वाले 6 चैप्टर कर लेंगे, वो करेंगे वो। ठीक, इसी बहाने मैं इसीलिए तो डाल रहा हूँ कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं ठीक है डाल ही देते हैं। तो इसी बहाने आपका भी रिवीजन। हाँ वही ना, इसी बहाने मैं भी पढ़ लूँगा, नहीं तो मैं भी कहाँ पढ़ पाता। ठीक है, और वही लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे भागने से नहीं होता, डेली एक चैप्टर करने से नहीं होगा, लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मानव संसाधन लास्ट चैप्टर है, ये 8th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो कितना बज गया है। ठीक है, 5 बजने आए ना, लगभग 5:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा ही। फिर शाम को 7 बजे से अपन 7 या 8 बजे जो भी है वो करेंगे, मैथ करेंगे। फिर उसके बाद में देखते हो रात को 9th की भी कंप्लीट कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ 9th की भी कंप्लीट कर दूँ। फिर 10th होता ही, फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। ज्योग्राफी जैसे कंप्लीट हुई फिर इकोनॉमी करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। चलो ठीक है, और मेन बात है ना, करवा दीजिएगा। हाँ वो भी, हाँ इन्वायरमेंट भी करेंगे, पर पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मतलब सही रहता है ना। अरे तो इन्वायरमेंट ऐसा ना, साइंस नहीं जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं ना, साइंस के साथ करेंगे उसको इन्वायरमेंट को। तो पहले इकोनॉमी कंप्लीट करके फिर साइंस वाला जब पढ़ेंगे ना डायरेक्ट 6 से 10 तक, फिर उधर 11वीं 12वीं का जो है बायोलॉजी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ेंगे सारे। ठीक है, तो उसमें कुछ चैप्टर है जो साइंस टेक के क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, तो वो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉलिटी की मैं करवा दूंगा। देखें जितना पॉसिबल है, अगर यही चलता रहा तो कर देंगे अपन, अच्छा खासा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मानव संसाधन। ठीक है, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है, जिसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया अभी। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग, मतलब मोटिवेटेड भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वस्थ भी है शिक्षित भी है पर वो मोटिवेटेड ही नहीं है कुछ करने के लिए, तब क्या ही मतलब है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में एक दूसरे से भिन्न है और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2018 में पीटी में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभावित मौजूदा रोजगार रजक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अरे सबसे फेलियर स्कीम है गवर्नमेंट की, क्योंकि सब फर्जीवाड़ा चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गाँव में 1000 लोग हैं।
1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या का आप कैसे लिखेंगे। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे है। अब देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा एक डाटा बताया गया। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से, मान लो ये 100 लोग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे 100 लोग हैं। याद रखना एशिया में देखो इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाइना भारत हो गए दोनों पार्ट। यूरोप में देखो ये लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक है। अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में ठीक ठाक लोग हैं, ठीक है। फिर ये मध्य व दक्षिण अमेरिका में लोग, ठीक है, मध्य व दक्षिण अमेरिका में लोग। फिर ये उत्तरी अमेरिका में लोग रहते हैं। और ये देखो ओशोनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे जनसंख्या, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कीजिए विश्व कुल जनसंख्या के माध्यम जनसंख्या है केवल 5%, 13% छोड़ो। ये जनसंख्या देखो, अभी इधर देखो, विश्व की घनी आबादी वाले देशों में विश्व मानचित्र में दिया गया है, ध्यान देखना। चीन है यहाँ पे, सोचो। भारत 127 के समथिंग है, भारत 121 के समथिंग है। यूएसए सोचो कहाँ है और भारत कहाँ है। दिन रात का अंतर है, सब इससे छोटे। फिर इंडोनेशिया, तो ये पता होना चाहिए, चीन सबसे ज़्यादा है, फिर भारत है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, फिर वैसे 2-3 का पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है इतना सा। तो अब आ जाओ इधर, जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसमें जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तो ये वाला डाटा अपन उधर भी देखे थे। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हुए हैं, कुछ बिरले बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वर्णों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ये चीज़ याद रखना। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। भारत का जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचो 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं भारत में, ठीक है, ठीक है, मतलब छोड़ो आगे बढ़ो। जनसंख्या घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, पूरे वर्ल्ड का निकालोगे तो। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस के दोनों के लिए। भौगोलिक कारक, ठीक है। इसला करते लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हैं क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र है। जलवायु सबसे बात है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो भारत में लोग इसलिए तो ज़्यादा है ना, देखो भारत में सब प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पानी है, सब कुछ है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसी सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हो गए, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, ठीक है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब पीने योग्य पानी। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे के खाने हो, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने क्षेत्र लोगों में रहने के लिए प्रेरित किया है। अब दूसरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं, ऐसे नहीं भौगोलिक कारक ही नहीं होते, ये कारक भी होते हैं, ठीक है। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सोचो मुंबई क्यों जाता है लोग, सब रोजगार मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान के लोगों को आकर्षित करता है। वाराणसी हो गए, यरूशलेम हो गए, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। अब तो जनसंख्या परिवर्तन, ये एक बात देखो, विश्व जनसंख्या 500 ईस्वी में देखो इतने से लोग थे, फिर 0, फिर 1000 ईस्वी में, 1500 में इतने हुए, 1800 में इतने हुए, 1900 में इतने हुए, 1950 में इतने हुए। अब देखना ये जो अभी बढ़ा, ये देखो 2025 तक तो यहाँ चले जाएगा 8,525 मिलियन। तो ये जनसंख्या परिवर्तन बहुत फास्ट हो रहा है।
देखो ग्राफ एकदम ऐसे बढ़ रहा है, एकदम ऐसे, याद करो ये एनसी वो सीसेट का क्वेश्चन। चरघातांक की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही या कहीं गुना बढ़ गई है, जैसे 6.3 में दिखाया गया। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इस प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगुनी के 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों को संख्या को में मापा जाता है, और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। ये चीज़ याद रखना। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। याद रखना ये चीज़, मेरे सीसेट में काम आता है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर को तीव्रता से बढ़ना है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो आप्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो मतलब वहाँ जा रहा है। उत्प्रवास मतलब जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो जैसे मान लो, ध्यान से देखना, ये ए व्यक्ति है और ये मान लो दो शहर है, एक व्यक्ति यहाँ से छोड़ के गया तो ये आप्रवास कहलाएगा यहाँ के लिए, कि वहाँ जा रहा है वो, और यहाँ से छोड़ के गया वो उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एक तो यहाँ पे ये चीज़ समझना। दूसरी इधर देखो, जनसंख्या वृद्धि दर कब होगी? जब मृत्यु दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जब जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर क्या हो? कम हो, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। याद करो, मैंने सीसेट का जो क्वेश्चन बताया था उसमें यही कॉन्सेप्ट था। जनसंख्या स्थिर कब रहेगी? जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। जनसंख्या में कमी कब होगी? जब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना। यही सेम कॉन्सेप्ट को यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है इनसे सीसेट में। अब देखो, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जो लोग एक देश से अथवा दूसरे देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण जिसमें लोगों के बाहर चले जाने से उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों से चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कैसा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व में की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण वहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जनसंख्या वृद्धि दर के अलग अलग है। अति उच्च है, 3% ज़्यादा है। देखो ये जो गरीब देश है वहीं पे है आज भी। ठीक है, जहाँ पे ह्रास हो रही है एकदम वाइट वाला, देखो रशिया वाला क्षेत्र है, देखो वहाँ बिल्कुल ह्रास ही हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत जो है आदर्श की लगभग समिति पहुँच चुका है। अब जनसंख्या का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा, संगठन उसका कैसा बना है? मैं किसान हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, ब्रिज बनाता हूँ, अपने पोते को कहानी सुनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति कितना मतलब जनसंख्या में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए संभावित संसाधन है, मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। तो ये चीज़ याद रखना। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या को संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है।
जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वो किस आयु वर्ग के, कितने शिक्षित है, वो किस तरह के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, और यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, जीएस में भी आया, सीसेट में भी। ये जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होता है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रतिशत वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री विभाजित होती है। ठीक है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देशों में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे अगले भाग में ये त्रिभुजा प्रतीत होने वाला आरेख है, ये जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है। ये क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्री की वर्तमान जनसंख्या उनके आयु वर्गों में दर्शाता है। अवश्य हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ? ये सब फालतू छोड़ो। इधर देखो, ध्यान से देखना, इसको ऑब्जर्व करना, इसमें जो चीज़ें समझाने वाली ध्यान से देखना। ये जनसंख्या पिरामिड है। पहली बात, इसमें पुरुष और स्त्री की संख्या बताया गया है। अब देखो, जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो, ये स्टार्टिंग में बच्चा मतलब नेचुरली रूप से महिला और बच्चे है ना बराबर जन्म लेते हैं। ठीक है। पर अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, 5 से 9 तक कुछ मर जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, महिलाओं में कुछ मर जाती है। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे गिरावट होती जाती है। ठीक है। क्योंकि समझ में तो सब तो लोग जी नहीं पाते हैं ना, फिर धीरे धीरे इसके जो है कम होने लग जाती है, और ऐसे कम हो रहा है, और महिलाएं भी ऐसे करके कम होती जाती है। तो ये नेचुरली बताया किस एज में क्या होता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये केन्या का पिरामिड है। तो केन्या में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जन्म दर है, बहुत ज़्यादा जन्म दर है। ठीक है। मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। निचले भाग में दिखाई गई यह जन्म की स्तर दर्शाती है। ऊपर का आकार वर्ग लोगों 65 से अधिक संख्या दर्शाता है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड के एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आता है। और कार्यरत आयु है जो 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार का चौड़ा होता है। याद रखना, ये वाला आधार चौड़ा होता है। याद करो, अपने सीसेट वाला क्वेश्चन किया था। आधार चौड़ा है और ऊपर से तीव्रता संकरा हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, और लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ हाई बर्थ रेट है, तो हाई डेथ रेट भी है। भारत का पिरामिड देखो, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग की पिरामिड चौड़ा है, जो शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये देखो भारत का। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, इसलिए डेमोग्राफी डिविडेंड बोला गया है। ठीक है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश में आधार पिरामिड सकरा है। देखो याद करो, यही अपन इसी के आधार पर आंसर किए थे। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ जीते हैं, जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के बहुत से होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। ये खत्म हो गया। अब देखो, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या है? जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन, किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किसी परिवर्तन हो, किसी लोक संख्या मृत्यु दर प्राप्त करने लोग किसी देश में क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है, किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या किस प्रकार परिवर्तन होता है। नहीं, ये तो नहीं जनसंख्या। किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन की देश क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित है, ये आएगा। वे 3 मुख्य कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है। 1999 की जनसंख्या हो गई थी, तो ये वो वाला जो ये वाला डायग्राम जो है उससे पूछा। ये देखो, ये कितनी हो गई थी? 6000 मिलियन। 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? यूपीएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते थे। जनसंख्या आयु लिंग संगठन आले के निरूपण, जबकि क्षेत्र जनगणना बढ़ जाता है तो लोग जमाते में रहते हैं। बड़ी क्षेत्र जनसंख्या प्रतिरूपण, नहीं, ये है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आले के निरूपण। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, 8th क्लास में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। 2 से 3 पीटी में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ से। ठीक है। और अभी तक 6 से 8 तो पढ़ चुके, तो 5 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है यहीं से आए होंगे। ठीक है।
अब आगे ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब 9th और 10th पढ़ेंगे। अब देखो 9th और 10th था ना, इनका रिपीटेशन होगा, पर थोड़ा थोड़ा वो ज़्यादा विस्तारित रूप रहेगा। 11th 12th फिर इनका विस्तारित रूप रहेगा, तो बहुत फास्ट होगी वो और बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप 6। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई से क्यों 6 से 12th पढ़ना चाहिए, 11th पढ़ ले डायरेक्ट। बहुत गलत तरीका है, जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ पाओगे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं CCET के क्लास में।